हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ के चैप्टर 347 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं। वह मौका मेरा है। इतना कहते ही आगे चल रही फीमेल कल्टीवेटर बिना एक पल की झिझक के अचानक मुड़ जाती है और अपने पीछे आ रहे सभी कल्टीवेटर पर सीधा अटैक कर देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि कोई भी उससे यह मौका छीनने के बारे में सोचने की भी हिम्मत न करे, क्योंकि यह इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसी की है। अगले ही पल वह पीछे की ओर एक साथ 10,000 स्वॉर्ड अटैक्स छोड़ देती है और उसका भयानक प्रहार पीछे से उसका पीछा कर रहे कल्टीवेटर पर विनाश बनकर टूट पड़ता है। लेकिन ठीक उसके पीछे मौजूद मोटा कल्टीवेटर गुस्से से दहाड़ते हुए उसे बदबूदार चुड़ैल कहकर कोसता है और चिल्लाता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह सब कुछ अकेले हड़प लेगी। इसके साथ ही वह हवा की एक बेहद भयानक स्ट्राइक छोड़ता है जो एक ही वार में उसकी 10,000 स्वॉर्ड अटैक्स को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। लेकिन उसी क्षण उसके पीछे से एक और कल्टीवेटर प्रकट होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर जानलेवा हमला कर देता है। वह ठंडी आवाज में कहता है कि यह इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसी की है और बाकी सब सीधे नरक में जाएं। उसी समय एक रेमिनेंट इमॉर्टल आगे बढ़कर सबसे आगे वाली महिला पर भी हमला कर देता है और तिरस्कार से हंसते हुए पूछता है कि क्या वह सच में खुद को इमॉर्टल गेट में प्रवेश करने के योग्य समझती है। अगले ही पल पूरा युद्ध क्षेत्र महाविनाश में बदल जाता है। अनगिनत अटैक्स हर दिशा में उड़ने लगते हैं और चारों ओर भयंकर बैटल छिड़ जाती है। इस अफरा तफरी के बीच कोई जोर से गरजता है कि इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी सिर्फ योग्य लोगों की होती है। एक साधारण डाओ अचीवर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उस पर अटैक करने की सोच भी सके। रेमिनेंट इमॉर्टल्स की इस बैटल से निकली शॉक वेव्स पूरे कॉस्मोस में फैल जाती हैं और आसपास के ग्रह एक ही पल में दो टुकड़ों में कटकर नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर होंग्यू की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। वह बुदबुदाती है कि अब समझ आया कि पूरे कुंजी यूनिवर्स के सभी जीवों को पहले ही क्यों हटाना पड़ा था। सिर्फ इन महान अस्तित्वों की लड़ाई से पैदा हुई तबाही ही इतनी भयानक है। फिर वह धीमी आवाज में सोचती है कि अगर सिर्फ यह हाल है तो अतीत की ग्रेट डार्कनेस कैलेमिटी आखिर कितनी भयावह रही होगी। उसके पास खड़ी टाओ याओ शांत स्वर में जवाब देती है कि उसकी तुलना में यह सब तो सिर्फ बच्चों का खेल है। इसी दौरान सभी लोग तेजी से इमॉर्टल गेट के भीतर घुसते चले जाते हैं। कोई जोर से चिल्लाता है कि कुछ साधारण डाओ अचीवर्स को इमॉर्टल रोड पर कदम रखने का अधिकार किसने दिया। दूसरा व्यक्ति तिरस्कार से कहता है कि अगर वे इसे समझ ही नहीं सकते तो बेहतर होगा कि यह काम उनसे बेहतर लोग संभालें। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि आखिरकार इमॉर्टल डोमेन आ ही गया। वह करोड़ों वर्षों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल सभी लोग मुस्कुराते हुए इमॉर्टल गेट के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही सभी के चेहरे बदल जाते हैं। वे चारों ओर देखकर हैरानी से कहते हैं कि यह तो एक वर्ल्ड सी है। कोई उलझन में बोल उठता है कि यह तो बिल्कुल भी इमॉर्टल डोमेन जैसा नहीं दिखता। तभी अचानक कोई घबराकर जोर से चिल्लाता है कि इमॉर्टल गेट बंद हो चुका है। यह सुनते ही वन आइड ओल्ड डाओइस्ट तुरंत पीछे मुड़कर अविश्वास से देखने लगता है। एक रेमिनेंट इमॉर्टल पूरी ताकत से स्पेस को चीरकर इमॉर्टल गेट दोबारा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरार बनती है वह अगले ही पल अपने आप फिर से बंद हो जाती है। फीमेल रेमिनेंट इमॉर्टल अविश्वास से सुप्रीम वेनेरेट सैंग यू की ओर मुड़कर पूछती है कि क्या उनकी चरम स्तर तक पहुंची स्पेशियल लॉज भी इस जगह को नहीं खोल सकती। सांग यू गंभीर स्वर में जवाब देता है कि कुंजी यूनिवर्स की हेवनली और अर्थली विल भले ही रिफाइन होकर बदल चुकी हो, फिर भी अगर वह चाहता तो वहां से निकल सकता था। लेकिन यह जगह बेहद विचित्र है। यह सुनकर एक और व्यक्ति डरते हुए पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइन रूइंस का मास्टर अभी भी जिंदा हो और शुरू से ही उन सबके खिलाफ यह पूरा षड्यंत्र रच रहा हो। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट शांत होकर कहता है कि अब चाहे जो भी हो वे पहले ही अंदर आ चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि पहले इस वर्ल्ड सी को पार किया जाए। हो सकता है कि हालात वैसे ना हो जैसा सभी सोच रहे हैं और अभी भी उनके पास कोई उम्मीद बाकी हो। उधर जो दूसरा समूह इमॉर्टल गेट के लिए नहीं लड़ा था और दूर से सब कुछ देख रहा था, वह आश्चर्य से कहता है कि आखिरकार सब शांत हो गया। बुद्धसना कड़वी मुस्कान के साथ कहता है कि इमॉर्टल गेट बंद हो चुका है और अब साफ है कि यह डिवाइन रूइंस के मास्टर द्वारा बिछाया गया या एक जाल था। बाकी सभी गहरी हैरानी से देखते हैं। तभी रेड रोब्स पहने डाओइस्ट राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अभी जो कुछ हुआ वह सचमुच बेहद भयानक था और अच्छा हुआ कि उसने समय रहते खुद को रोक लिया। फिर वह मुड़कर कहता है कि अब उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये फैमिली अब इस मामले में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि उन्हें यह खबर जितनी जल्दी हो सके ट्रू एंसेस्टर तक पहुंचानी होगी। इसी बीच मास्क पहने दूसरा रेमनांट इमॉर्टल मन ही मन सोचता है कि वह अभी कुछ देर और निगरानी करेगा, शायद किस्मत से उसे भी कोई फायदा मिल जाए। दूसरी ओर
इमॉर्टल गेट के भीतर मौजूद लोग वर्ल्ड सी के ऊपर कई हजार मील तक उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी दूर उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है। सभी हैरानी से कहते हैं कि वह बिल्कुल एपॉक ट्री जैसा दिखता है, लेकिन अगले ही पल समझ जाते हैं कि वह असली एपॉक ट्री नहीं है, बल्कि उससे बेहद मिलता जुलता कोई और वृक्ष है। जैसे ही वन आइड ओल्ड डाओइस्ट उसके पास पहुंचने लगता है, उसे आगे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। वह चौंक कर बोल उठता है कि सामने कोई मौजूद है। वह रहस्यमयी आकृति हल्की सफेद धुंध से घिरी हुई थी, जो सिर्फ उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। वह बेहद शांत और ठंडी आवाज में कहता है कि सचमुच यहाँ आने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। फिर वह बिना किसी भावना के जोड़ता है कि अच्छा हुआ उन्होंने रास्ते में अपने ही कुछ लोगों का सफाया कर दिया, क्योंकि अगर वे सचमुच पूरी तरह एकजुट होकर आते तो उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। यह सुनकर वन आइड ओल्ड डाओइस्ट तुरंत पूछता है कि वह वास्तव में कौन है और क्या वही डिवाइन रूइंस का मास्टर है। उसके पास खड़े सुप्रीम वेनेरेट सांग यूं धीमी लेकिन गंभीर आवाज में चेतावनी देते हैं कि उनकी डिवाइन सेंस भी उस व्यक्ति के शरीर को ढक रही सफेद धुंध के पार बिल्कुल नहीं जा पा रही। तभी धुंध से घिरी वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ती है और पूरी उदासीनता के साथ जवाब देती है कि वे उसे उसी नाम से बुला सकते हैं। लेकिन इस समय उसका नाम और उसकी असली पहचान उनके लिए किसी भी मायने में कोई महत्व नहीं रखती। पूरा समूह एक साथ हैरानी से सांस खींच लेता है। उनमें से कोई अविश्वास से चिल्लाकर पूछता है कि क्या वह युन शियाओ वैली का माओ युनजी है, लेकिन रेड रोब्स पहने डाओइस्ट तुरंत इस बात को नकार देता है। वह कहता है कि यह असंभव है, क्योंकि माओ युनजी के पास इतनी भयावह स्ट्रेंथ कभी नहीं हो सकती। यह सुनकर वन आइड ओल्ड डाओइस्ट एक बार फिर गुस्से और बेचैनी से पूछता है कि आखिर वह वास्तव में कौन है। तभी गुचेंग धीरे धीरे अपना भेष हटाता है और चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहता है कि उन सबको बिना किसी गलती के पूरी तरह निगल जाने के लिए उसने बेहद सावधानी से दो यूनिवर्सेस को आपस में जोड़ दिया और खास तौर पर सिर्फ उनके लिए यह इमॉर्टल रोड तैयार की। अगले ही पल वह अपना डाओ इमॉर्टल वेस्ट बाहर निकालता है और ठंडी मुस्कान के साथ उनका अपने संसार में स्वागत करता है। उसी क्षण उसके शरीर से भयानक डेमोनिक एनर्जी की लहर फूट पड़ती है, जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। यह दृश्य देखते ही सभी रेमेंट इमॉर्टल्स सदमे में जम जाते हैं। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट अविश्वास से बुदबुदाता है कि यह बिल्कुल असंभव है। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाकर पूछता है कि आखिर यह वही कैसे हो सकता है, जबकि गुचेंग अपने डाओ इमॉर्टल वेस्ट की पूरी शक्ति को मुक्त कर देता है। पीछे खड़ा टोपी पहने रेमेंट इमॉर्टल अचानक भय से कांप उठता है, क्योंकि आखिरकार उसने अपने सामने खड़े उस भयावह अस्तित्व को पहचान लिया था। जैसे ही उसकी नजर 8 डेजोलेट डेमोनिक हेल्बर्ड और ग्रेट डाओ ट्रेजर वेस्ट पर पड़ती है, वह आतंक से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि टैबू एपॉक का असली मुख्य अपराधी वास्तव में पुनर्जन्म लेकर इस युग में वापस आ चुका है। सुप्रीम वेनेरेट सांग्यू भी गहरे सदमे में उसे डीमन लॉर्ड कहकर पुकारता है, जबकि बाकी सभी लोग अविश्वास से कांपते हुए सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा होना संभव कैसे हो सकता है। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट किसी तरह अपने भीतर उठ रहे भय को संभालते हुए कांपती आवाज में पूछता है कि क्या यह सब शुरू से उसी की रची हुई योजना थी, और क्या इमॉर्टल रोड भी एक झूठ था। गुचेंग पूरी शांति के साथ जवाब देता है कि इमॉर्टल रोड वास्तव में पूरी तरह असली है। फिर वह उन सभी पर ठंडी नजर डालते हुए कहता है कि बस एक फर्क है, वह रास्ता कभी उनका था ही नहीं। यह सुनते ही वन आइड ओल्ड डाओइस्ट तुरंत आसपास मौजूद सभी रेमेनेंट इमॉर्टल्स को जोर से चेतावनी देता है कि अब जब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो गुचेंग उन्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगने से बेहतर है कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर उससे बैटल करें। शायद तब भी उनके बचने की एक बेहद छोटी सी उम्मीद बाकी हो। लेकिन गुचेंग ऊपर से उन सबकी ओर ठंडी नजरों से देखते हुए शांत स्वर में सिर्फ इतना कहता है कि उनके लिए बचने की कोई संभावना नहीं है। अगले ही सभी रेमेंट इमॉर्टल्स एक साथ गुचेंग की ओर झपट पड़ते हैं और अपनी सबसे शक्तिशाली अटैक्स उसके ऊपर बरसा देते हैं। लेकिन गुचेंग के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं होती। वह पूरी शांति के साथ उनकी इस आखिरी और बेताब कोशिश का सामना करने के लिए सिर्फ एक विनाशकारी वार की तैयारी करता है। अगले ही क्षण वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को बीच से 2 टुकड़ों में चीर देता है। उसी समय बाकी सभी की संयुक्त अटैक्स उसके डाओ इमॉर्टल वेस की ओर बढ़ती हैं, लेकिन वे उसके भीतर बिना कोई निशान छोड़े एक ही पल में पूरी तरह समा जाती हैं। डाओ इमॉर्टल वेस लगातार अपनी भयावह शक्ति से बाकी कल्टिवेटर्स को भी निगलना शुरू कर देता है। वे पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस अंधेरे वॉर्टेक्स की खिंचाव शक्ति के सामने पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। भय और निराशा से भरी उनकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंजने लगती हैं, लेकिन कोई भी उस खिंचाव से बच नहीं पाता। इसी दौरान गुचेंग एक और कल्टिवेटर की इनकारनेशन पर हमला करता है और 8 डेजोलेट डेमोनिक हेल्बर्ड से उसे बिना किसी मेहनत के जमीन पर जकड़ देता है। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट भी रीइंकारनेशन इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की शक्ति से पूरी तरह दबा दिया जाता है। वह आतंक से चीख उठता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जब एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑफ रीइंकारनेशन जैसा महान अस्तित्व भी गुचेंग के हाथों मारा गया था तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। गुचेंग
चेंग धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। उसकी आंखों में न दया थी और न ही किसी तरह की भावना। वह ठंडी आवाज में पूछता है, डाविस्ट वन आइड, मेरी शादी की प्रोग्रेशन वाले दिन हमारे ऊपर घात लगाकर हमला करवाने वाला, क्या वह तुम थे? लेकिन वन आइड ओल्ड डाविस्ट जवाब देने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पाता। अगले ही पल एक ठंडी चमक हवा में लहराती है और उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर जाता है। कुंजी यूनिवर्स के बाहर इमोर्टल गेट की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और वह अब भी मजबूती से बंद रहता है। तभी उसके नीचे से गहरे लाल रंग का रक्त बहना शुरू हो जाता है। उसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में मारे गए बाकी सभी कल्टीवेटर की सोल्स भी जबरदस्ती इमोर्टल गेट की ओर खींचने लगती हैं। दूसरी ओर गू चांगे अपनी इस पूरी योजना से मिले सबसे बड़े रिवॉर्ड्स की ओर नजर डालता है। एपॉक फ्रूट, डेमन लॉर्ड का ट्रू ब्लड, अनगिनत शक्तिशाली एक्सपर्ट्स की ओरिजिन्स और गाइडिंग इमोर्टल स्पिरिट, यह सब अब उसके हाथ में था। वह धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और शांत स्वर में बुदबुदाता है, आखिरकार यह पल आ ही गया, अब शुरुआत करते हैं। इसके बाद गू चेंग अपनी नेसेंट सोल को मुक्त करता है और वहीं बैठकर गहरे मेडिटेशन में प्रवेश कर जाता है ताकि वह इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू कर सके। अगले ही क्षण एपॉक ट्री से कैओटिक इमोर्टल लाइट तेजी से चमक उठती है। वह दिव्य प्रकाश पूरे कुंजी यूनिवर्स में फैल जाता है। इस दृश्य को देखकर बचे हुए सभी एक्सपर्ट्स स्तब्ध रह जाते हैं। वे अविश्वास से एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, क्या ये कैओटिक इमोर्टल लाइट है? क्या सचमुच कोई इमोर्टल बन गया? लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? उसी समय टाओ याओ शांत स्वर में कहती है कि इमोर्टैलिटी प्राप्त करने का प्रकाश अतीत और वर्तमान दोनों को प्रकाशित करता है और वह अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी ओर होंग्यू आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन सोचती है कि क्या सीनियर सचमुच इमोर्टल बन चुके हैं। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।